बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारा टॉपिक है कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल हम अभी तक स्टैटिस्टिक्स 2 के अंदर ही हैं और कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो सेंट्रल लिमिट थ्योरम की सेकंड एप्लीकेशन है। इससे पहले जो एप्लीकेशन थी वो सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन थी, जिसकी हमने पहले पढ़ लिया था। अब इससे पहले कि हम कॉन्फिडेंस इंटरवल पढ़ें, हम थोड़े से हमें छोटी सी बातें स्टैटिस्टिक्स 1 से दोबारा जाएंगे। इट्स वेरी सिंपल फैक्ट कि प्रोबेबिलिटी z लेस देन 1.96। z आपको पता है कि x एक्सिस पर एक चीज आती है, वैल्यू होती है 1.96। ये शेडेड एरिया इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि z जो है वो लेस देन 1.96 है। इसको आप phi of 1.96 कहते हैं और आपको पता है कि आप टेबल से 1.96 और यूं देखकर आप ये वैल्यू निकाल लेते हैं। ये वैल्यू यहाँ आ गई। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जनाब सेकंड पॉइंट है कि प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 1.96 करें, तो आपको होता है कि वो ये वाला एरिया आएगा और वो 1 माइनस 5 1.96 1 माइनस 1.96 आपको पता है कि टेबल से आप इस तरह देख सकते हैं और ये आपका आंसर 0.025 आ जाएगा। अब इधर थर्ड पॉइंट पर आ जाए, प्रोबेबिलिटी z लेस देन माइनस 1.96। आपको पता है कि ये 5 ऑफ माइनस 1.96 है और ये जो है क्या कहते हैं 1 माइनस 5 1.96 के ही बराबर है। बाय सिमेट्री ये वाला एरिया इस एरिया के बराबर है और ये आप इस तरह से ही इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस चीज की जगह जब हमने फौरन ये बात लिखी तो इससे हमें एक रूल पता चल गया कि 5 ऑफ माइनस जेड जो है 1 माइनस 5 ऑफ जेड के बराबर होता है और इन दोनों को इधर लें, एक छोटा सा आपने एक रूल बना लिया। अच्छा, पॉइंट नंबर 5 जो पॉइंट प्रोबेबिलिटी दैट z is in between minus 1.96 to plus 1.96। अब 5 1.96 ये पूरा एरिया है और उसमें से ये वाला 5 माइनस 1.9 जो कि ब्लू एरिया है उसको माइनस कर दो। बड़े एरिया में से आप छोटे एरिया को माइनस कर देते हैं, वो ब्लू एरिया को फुल बड़े एरिया में से आपने छोटे एरिया को माइनस कर दिया, तो यूं आपके पास आप आराम से वो वैल्यू ने वर्कआउट कर सकते हैं। और आपको पता है कि ये ब्लू एरिया जो है 1 माइनस 5 1.96 है, क्योंकि ये वाला एरिया आपको पता है इसके बराबर था, आपने उसे उसके साथ रिप्लेस कर दिया तो आपके पास ये 5 माइनस 1 ऑफ ये चीज बन गई। ये चीज आपको पता है कि उसके बराबर बनती है, यानी ये वाला एरिया इसके बराबर है, तो ये ब्लू एरिया इसके बराबर है और ये फिर इसके बराबर है। तो आपने उसे उसकी उस नोटेशन से रिप्लेस कर दिया, ब्रैकेट खोली -1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये चीज इस तरह आपके पास आ गई। अब आप इसे गौर से देखें तो आप क्या करेंगे कि आप जब ये चीज आपके पास आ गई है तो इसको देखकर मैं यहाँ से एक रूल बना लेता हूँ कि प्रोबेबिलिटी -z1 से लेकर +z1 तक जाना हो। प्रोबेबिलिटी दैट z lies in between -z1 to +z1, instead of doing this whole working, I will memorize this result that it is 5z1 into 2 -1। ये रिजल्ट मैं यूज करूंगा और अब इस रिजल्ट को यूज करके मैं जो हूँ अपनी मुख्तलिफ प्रोबेबिलिटीज वर्कआउट कर सकता हूँ। और मुझे अब ये वैसे ही चूंकि ये 0.95 एक जो आंसर है, इसको जब आप निकालेंगे ये वाला आंसर आ जाएगा जनाब आपका ट्वाइस ऑफ 5 1.96 क्या है 0.975 -1 और ये आ जाएगा 0.95। 0.95 एक फेमस एरिया है, तो ये आपको बाद में इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आपको z की ये वैल्यू और ये वाला एरिया जो है ये जुबानी याद रखने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर अब जाहिर है ये चीजें याद भी नहीं रहती, तो ये वाला टेबल अगर आपके पास पड़ा हुआ हो जिसमें आपको पता हो कि एरिया 50% है, सिमेट्रिक एरिया अराउंड z इज इक्वल टू 0, तो z जो है वो -0.674 से लेकर +674 तक लाया करता है। इस तरह ये वैल्यूज है। मैं भी दोबारा इस तक आता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं पॉइंट नंबर 7 आपके साथ डिस्कस करूँ। Calculate the values of z which encompass a symmetric area of 0.75। फर्ज करें कि z इज इक्वल टू 0 के गिर्द ये ब्लू एरिया पूरा 0.75 और ये सिमेट्रिक है y एक्सिस के गिर्द। तो अब मैं क्या कहूंगा, इधर -z और इधर +z कोई वैल्यूज है, तो 2 ऑफ ये वाला रिजल्ट यूज करूंगा। 2 टाइम्स 5 ऑफ z -1 इज इक्वल टू 0.7। 1 इधर आ गया, इसमें ऐड हो गया, इस 2 ने जाके इसे डिवाइड किया तो 0.875 आया और 5 ऑफ z 0.87 है और z किसके बराबर है 5 इनवर्स ऑफ 0.875।
अब मैंने टेबल में देखा तो मुझे 0.875 तो नहीं मिला, लेकिन उसके नियरेस्ट वैल्यू जो मुझे मिली वो 0.8749 थी, ऑलमोस्ट 0.875। इसमें z की वैल्यू क्या आई, 1.1 और 5, ये मैंने टेबल से देख ली। तो इसका मतलब है कि z इज इक्वल टू 1.15 और यहाँ से मैंने z की वैल्यू लिख ली -1.5 से जब z -1.15 से लेकर +1.15 के बीच में होता है तो ये जो ब्लैक एरिया है ये 0.75 75%। तो ये कुछ फेमस वैल्यूज हैं और कुछ फेमस एरियाज हैं जो हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अच्छा, जब z ये एरिया 0.5 हो, इस तरफ 0.25 हो, इस तरफ 0.25 हो, और तो z की यहाँ से वैल्यू शुरू होती है -0.674 से लेकर +0.674 तक। जब ये 80% ये एरिया हो जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 बनती है तो z स्टार्ट होता है -1.282 से और +1.282 पे खत्म होता है। जब z ये एरिया 90% हो तो z की वैल्यू -1.645 और +1.645 तक होती है। और जब 95% एरिया हो यानी प्रोबेबिलिटी 0.95 हो तो z -1.96 से लेकर +1.96 तक होती है। इसी तरह से ये वैल्यू देख लें आप, और इसी तरह से आप ये वाली वैल्यू देख लें 0.99 पर z 2.57 -2.576। ये अपने पास ये पेपर बना के रख लें क्योंकि आपको इसकी बार बार जरूरत पड़नी। मैं इसे इधर साइड पे रखने के बजाय इधर आगे रख लेता हूँ ताकि मैं उसको वहां से बार बार के यहाँ रख लेता हूँ ताकि मैं उसका रेफरेंस बार बार देख सकूँ। अब आ जाए जनाब, हम अभी तक जो बातें कर रहे हैं, अब तक जब जितनी हमने बातें की वो S1 से थी, S1 के आखिरी चैप्टर से थी, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें भी हमने सिर्फ उसकी टेबल रीडिंग की है, यानी टेबल में z की टेबल को किस तरह से रीड करते हैं। अच्छा जी, अब देखें एक न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल भी स्टैटिस्टिक्स 1 के लेवल का है, यानी S1 के बच्चे से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और जितना उसका इल्म है वो बच्चा अपने S1 के नॉलेज से इसका जवाब दे देगा। A company manufactures a rechargeable cell whose life in hour is normally distributed with 100 hours and standard deviation is 10 hours. अब let x is the life of cell in hours, तो हम इस बात को इस तरह लिखते हैं कि x is distributed normally with 110 square, where 10 square उसकी variance. अब क्वेश्चन ये है कि calculate the symmetric range about mean in which 95% of the values lie. यानी इसका मतलब है इस 100 के आगे पीछे स्मॉल एक वैल्यू बतानी है, एक लार्ज वैल्यू बतानी है। जो 100 से जितनी आगे है लार्ज वैल्यू उतनी 100 से पीछे स्मॉल वैल्यू है, और ये टोटल एरिया 0.95 के बराबर होना चाहिए ताकि 95% ऑफ द वैल्यूज इसी रेंज में लाई करें। ठीक है, अब मुझे ये अपने उस नॉलेज से पता है, मैंने ये टेबल उठाया, 95 पे देखा कि z की ये वाली वैल्यू है और एक ये वाली वैल्यू। ठीक है, मैंने उन्हें यहाँ लिख लिया, कहाँ लिख लिया, यहाँ और यहाँ लिख लिया। ये वाली वैल्यूज इस टेबल से ये देख ली मैंने, दोबारा बार बार मैंने टेबल नहीं देखना, मैंने यहाँ से ये वाली वैल्यूज यहाँ लिख ली। अब जहाँ x लार्ज जो है, जो 100 से आगे की वैल्यू है, वो क्या होगी, x लार्ज -100 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू z। ये कौन सा फार्मूला है आपको पता है, z इज इक्वल टू, आप वो फार्मूला यूज करते थे, मैं साइड पे लिख देता हूँ, x माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वो वाला फार्मूला है। तो वो फार्मूला लिख लिए। अब ये 10 जाकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा सर, मैंने इसको भी फिलहाल इसी फॉर्म में ले, और इस 100 को हम उठाकर इधर ले आए तो ये चीज बन जाती है। इसे सिंप्लीफाई करें तो ये 80.4 आवर्स बनता है। और वैसे मैं इसका एक फार्मूला बनाना चाहूँ तो ये म्यू माइनस जेड टाइम्स द स्टैंडर्ड एविएशन बनता है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमेशा म्यू माइनस जेड टाइम्स द स्टैंडर्ड एविएशन। अब अपर लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्सएल माइनस 100, एक्सएल से मुराद है लार्जर वैल्यू ऑफ एक्स, और एक्स की अपर लिमिट XL minus 100 over standard deviation is equal to plus Z 1.96। अब इस 10 को इधर ले जाएं, 1.96 into 10 कर दें, ये इस तरह आ गया, और ये -100 है, ये -100 इधर चला गया, 100 plus 1.96 into 10, तो ये चीज 119.6 आवर्स बन गई। इस चीज को म्यू और इसे Z और इसे स्टैंडर्ड डेविएशन आप लिख सकते हैं। अब आप देखें ये आपकी लोअर लिमिट है और ये आपकी अपर लिमिट है, और इन दोनों को अगर आप कंबाइन करें तो ये म्यू प्लस माइनस जेड टाइम्स द स्टैंडर्ड डेविएशन बनता है। तो ये फार्मूला फॉर सिमेट्रिक रेंज इंटरवल अबाउट मीन का ये एक फार्मूला बन गया कि जब कभी भी आपने एक सिमेट्रिक वैल्यू निकालनी हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। यानी मुझे अगर कोई बंदा कहे कि जनाब क्या नाम है, म्यू जो है
फर्ज करें वो 200 है और स्टैंडर्ड एविएशन जो है वो 17 है, और वो कहे जी कि एक 95% वैल्यूज जो है अराउंड 200 किस रेंज में लाई करती हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि 200 प्लस माइनस 1.96 इंटू 17, ये इसमें लोअर लिमिट जो है वो ये हो जाएगी और ये अपर लिमिट होगी, और मैं कहूँगा कि सारी वैल्यूज जो हैं जो क्या कहते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती हैं, इस डिस्ट्रीब्यूशन को जो वैल्यूज फॉलो करती हैं वो इस वैल्यू से लेकर इस वैल्यू के बीच में 95% वैल्यूज इसी के अंदर आ जाती हैं। तो इस तरीके से मैं इनको कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर मुझे कहा जाता कि जनाब आप 95% सिमेट्रिक इंटरवल कैलकुलेट करें, तो मैं वही फार्मूला तो वही है जो मैंने अभी पढ़ा है, अभी आपके सामने मैंने खुद कहा, दोबारा भी दिखाया, ये वाला फार्मूला है म्यू प्लस माइनस जेड स्टैंडर्ड एविएशन, यही फार्मूला मैं यहाँ लगा रहा हूँ। मुझसे कहा जाता है अच्छा अच्छा, अब ये चीज देखें कि आप लोग जो हैं अच्छा, अब ये चीज देखें कि अब आप लोग ये चीज देखो कि अगर मुझे कहा जाए कि जी 95% आप वैल्यूज सिमेट्रिक 95% इंटरवल जो है म्यू प्लस माइनस, तो वो ये वाला फार्मूला मैं ये लगा दूंगा। अगर मुझसे कहा जाए 99% तो मैं ये वाला वैल्यू लगा दूंगा। अच्छा, अब देखें ये मेरे पास आ गया, सॉरी बीच में एक मसला हो गया था। अब ये देखें सिमेट्रिक 95% जो वैल्यूज है उसके लिए मैं ये वाला फार्मूला लगा दूं। फार्मूला आपने पढ़ लिया कि वो ये वाला। अब इसमें ये चीज देखें कि ये वाली यहाँ से मैं z की वैल्यूज निकाल कर मैंने सिर्फ z की वैल्यूज बदलनी है। 95% सिमेट्रिक इंटरवल म्यू प्लस माइनस z इनटू स्टैंडर्ड एविएशन, 99% सिमेट्रिक इंटरवल हो तो z की वैल्यू 2.57 डाल दूंगा, ये यहाँ से डालूंगा 0.99 जब एरिया हो तो z की ये वाली वैल्यूज इस्तेमाल करूंगा, और जब 98% हो तो वो भी वहां से ही z की वैल्यू चेंज करता जाऊंगा, 90% हो तो यूं। अच्छा, और विड्थ ऑफ इंटरवल कैसे कैलकुलेट करूंगा? लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट माइनस कर दूं, लार्जेस्ट वैल्यू है म्यू प्लस जेड टाइम्स द स्टैंडर्ड एविएशन, माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू है म्यू माइनस जेड टाइम्स द स्टैंडर्ड एविएशन, तो ये टू म्यू म्यू से कट जाएगा, और जेड इंटू स्टैंडर्ड एविएशन प्लस जेड इंटू स्टैंडर्ड एविएशन, और 2 टाइम्स द जेड इंटू स्टैंडर्ड एविएशन। ये जेड है, ये भी जेड है, और ये भी जेड। ठीक है, मैं इसको समझाने के लिए यहाँ लिख देता हूँ, ये जेड का निशान कर देता हूँ ताकि आपसे टू ना समझे। अच्छा जी, अब यहाँ से ये जो क्वेश्चन मैंने किया था ये सिर्फ स्टेटिस्टिक्स 1 का क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन टू, अब शुरू होता है हमारा असली टॉपिक जो हमने आज पढ़ना है, वो है इंट्रोडक्शन टू कॉन्फिडेंस इंटरवल। फर्ज करें कि हम एक पेपर दे के बाहर आए हैं एग्जामिनेशन हॉल से, तो हम कभी भी नहीं ये कहते कि हमारा मार्क्स इसमें जनाब फर्ज करें 73 आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं हम करते होते। जब भी हम कोई बात मुस्तकबिल के बारे में प्रेडिक्ट करें या हमने कोई एस्टिमेट लगाना हो किसी अननोन चीज के बारे में, हम हमेशा एक इंटरवल में प्रिडिक्ट करते हैं। यही हमारा एक तरीका होता है किसी के बारे में बात करने का, स्टेटिस्टिकली ट्रू तरीका यही है। वी कैन मेक अ स्टेटमेंट दैट 90% चांस, there is a 90% chance that I shall score somewhere around 65 to 75। असल में पेपर देकर आऊं और मैं कहूँ जी के 90% चांस है कि मेरे मार्क्स 65 से 75 के दरमियान आ जाएंगे। इस चीज को आप किस तरह लिखते हैं? 70 प्लस माइनस 5, यानी ये आपका मेन पोजीशन हो जाती है, और ये आगे अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट आप बना लेते हैं। ये स्टेटिस्टिकली आप इस तरह से किसी इंटरवल को लिखते हैं। अगर आपने कभी अमेरिकन इलेक्शन फॉलो किए हो, उनमें भी जब वो आ रहा होता है किसी भी कैंडिडेट के एक्सपेक्टेड रिजल्ट इलेक्शन से पहले, तो वो ऐसे करके लिखे हुए आ रहे होते हैं जनाब के उसको जो है फलां प्रेसिडेंट को वोट मिलने की इतनी प्रोबेबिलिटी है कि उसको 48% वोट मिलेंगे with an upper limit of 50% and a lower limit of 46%। तो आप किसी भी चीज को इसी तरह से ही रिपोर्ट करते हैं। अगर आपको कहा जाए, फर्ज करें मैं क्लास में कहूँ कि मेरा वेट गैस करें, तो आप मेरा वेट जो है हमेशा इस तरह करके गैस कर सकते हैं, ये सही तरीका होता है।
कि आप बताएं कि सर आपका वेट इस रेंज में लाया करता है। तो हमेशा स्टेटिस्टिकली आपके पास एक वैल्यू होती है और प्लस माइनस अपर और लोअर लिमिट्स होती हैं। ये आपकी मीन वैल्यू हो गई और ये चीज आपकी लोअर लिमिट होगी और ये चीज आपकी अपर लिमिट बन जाती है। तो आप हमेशा स्टेटिस्टिकली इसी तरह से ही कोट करते हैं। इसी को आप कहते हैं मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल, कि मुझे कॉन्फिडेंस, अब इसको कहेंगे 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, यानी मुझे 90% यकीन है कि असल आंसर इसी के अंदर आएगा, या प्रोबेबिलिटी के ट्रू आंसर इसमें लाई करे वो 9.9 है। आगे चलते हैं इसको लेके बात को। अब एक बंदा है वो इस तरह की स्टेटमेंट देता है जी कि 90% तो चांस ये है कि मेरे मार्क्स 65 से 75 के बीच में है, और साथ ही वो एक और स्टेटमेंट दे देता है और 95% चांस है कि मेरा स्कोर जो है, माय स्कोर विल बी इन द रेंज ऑफ 60 टू 80। इसका क्या मतलब है? इस ये चीज इसको आप यहाँ पर ऐसे बना लें, मैं बल्कि इधर ही मैं बना देता हूँ कि ये था 70। तो जब आप एक नैरो रेंज का जिक्र कर रहे थे तो आपकी परसेंटेज, आपका यकीन कम था, आपने कहा 90% चांस है कि 65 से लेकर 75 तक हो। फिर आपने कहा 90% चांस है कि 60 से लेकर 80 तक तो लाजमी आ जाएंगे। तो जब आप विड्थ ऑफ इंटरवल बढ़ाते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी के ओरिजिनल आंसर उसमें लाए करे वो बढ़ती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो 90% चांस मीन्स that I will score in the range from 70 to plus minus 5। और इसका ये मतलब भी है, इसको इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि 90% चांस that I will score in the range 70 plus minus 5 means that the probability that my score will lie in the range from 65 to 75 inclusive is 0.9। It is also called 90% confidence interval। और width of interval क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से आपके इंटरवल की width है। And when the width of the interval increases, probability that true value lies in it increases। Like in our case, 90% confidence interval is 70 plus minus 5, 95% confidence interval is 70 plus minus 10। So width of the 90% confidence interval is bigger than, is more than, or should say is more than the width of the 80% confidence interval। Or you can say that the width of 90% confidence interval is wider than 80% confidence interval। आगे चलते हैं बात को लेके। सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बारे में तो आप जानते हैं। सेंट्रल लिमिट थ्योरम और नॉलेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन टेल्स दैट sample mean is normally distributed around the population mean। sample mean is, यहाँ पर हमने mean नहीं लिखा। sample mean is normally distributed around population mean। each red cross means a sample mean। फर्ज करें ये कोई पॉपुलेशन है, ये उसका ट्रू मीन है, और फर्ज करें कि उस पॉपुलेशन में से बेशुमार लोगों ने सैंपल निकाला है। सैंपल निकालकर उन्होंने अपना एक सैंपल मीन कैलकुलेट किया है, उसके बाद उन्होंने अपने सैंपल को वापस उस पॉपुलेशन में रख दिया, और फिर कोई और आया, उसने अपना उसमें से पॉपुलेशन में से सैंपल ड्रॉ किया और उसने अपना सैंपल मीन निकाला। तो ये फर्ज करें एक स्टूडेंट था, उसने उसका एक आंसर आया, उसने मुझे बताया, मैंने यहाँ आंसर लिख दिया, उसका क्रॉस लगा दिया। ये बहुत सारे क्रॉसेस का मतलब है कि बेशुमार सैंपल उस पॉपुलेशन में से ड्रॉ किए गए और उन सैंपल के सैंपल मीन्स कैलकुलेट किए गए, और उन सैंपल मीन्स को जब ग्राफिकली प्लॉट किया गया तो वो ट्रू मीन के गिर्द नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। और आपको पता है कि सैंपल मीन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है अराउंड पॉपुलेशन मीन, सैंपल मीन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड ओरिजिनल मीन विद द वेरियंस ऑफ पॉपुलेशन ओवर सैंपल साइज। और इसका अंडर रूट ले लें तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाती है ऑफ, लेकिन इसी को स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं, ऑफ सैंपल मीन अराउंड द पॉपुलेशन मीन। अब फर्ज करें कि अगर मैं एक बंदे से 2 फुट दूर खड़ा हूं, तो वो मुझे, अगर वो मैं उससे अगर 2 फुट दूर खड़ा हूं तो वो भी मेरे से 2 फुट दूर खड़ा है। फर्ज करें कि एक स्टैटिशियन है, उसने एक आंसर कैलकुलेट किया और उसका आंसर जो है यहाँ कहीं लाई कर रहा है, ओरिजिनल मीन के यहाँ कहीं लाई कर रहा है। Suppose a student named A takes a sample from the population and calculate his sample mean। His sample mean lies in the position I have shown to the left of original average mu। ये फर्ज करें यहाँ लाई करता है। अब वो आर्ग्यू करता है, वो स्टूडेंट, he argues if my x dash lies in the normal bell shaped curve around mu। वो कहता है कि जो ओरिजिनल म्यू के गिर्द आप एक कर्व ड्रॉ कर लें, मेरा आंसर उस कर्व के, उस बेल शेप्ड कर्व के अंडर ही कहीं होगा, तो क्यों ना मैं अपने आंसर के गिर्द अगर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाऊं तो ओरिजिनल म्यू जो है वो मेरे इस ब्लैक कर्व के अंडर ही कहीं आ रहा होगा।
He argues that if my x dash lies in the normal bell-shaped curve around mu, then original average mu must be lying in the normal bell-shaped curve around my x dash. तो वो बजाय उस mu को, ज़ाहिर उस mu का नहीं पता, वो अपने कैलकुलेटेड x dash के गिर्द एक बेल शेप्ड कर्व बनाता है और अपने x डैश के गिर्द एक इंटरवल कैलकुलेट करता है। उसे पता है कि मैं अपने x डैश के गिर्द जब इंटरवल को वाइडर करता चला जाऊंगा तो प्रोबेबिलिटी के ओरिजिनल म्यू उसमें ट्रैप हो जाए, बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह यह है कि स्टैटिस्टिशियंस कभी भी अपना x डैश डायरेक्ट रिपोर्ट नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो अपने x डैश के गिर्द, अपने सैंपल मीन के गिर्द एक सिमेट्रिक इंटरवल कैलकुलेट करते हैं। So he calculates a symmetric interval around his x dash using the formula for symmetric interval अभी हमने पढ़ा है mu plus minus z standard deviation, और ये फार्मूला हमने S1 के नॉलेज से निकाला था। इसके लिए हमने कोई S2 का या किसी और चैप्टर का हवाला नहीं दिया। mu की जगह आप x dash डाल दें, replace mu by x dash, और standard deviation की जगह आप standard error डाल दें, sigma over under root n, standard deviation और error of x dash. So his confidence interval now becomes, इसकी जगह x dash आ गया, प्लस माइनस आ गया, z उसी तरह से आ गया, और स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह आप स्टैंडर्ड एरर डाल दें जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर अंडर रूट n के बराबर। तो अब 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए z जो है वो कौन सा इस्तेमाल होना है? 95%। अगर मुझे भूल जाए तो मेरे पास ये टेबल होना चाहिए, इसमें लिखी हुई होनी चाहिए वैल्यूज, क्योंकि ये वैल्यूज जो बार बार इस्तेमाल होनी है, तो मुझे इस चीज का बार बार मुझे z के टेबल पर रेफर नहीं करना। ये नहीं कि मैं बार बार z का टेबल निकालूं, बार बार उसमें से एरियाज कैलकुलेट करूं, बार बार उसमें वर्किंग करूं। ये मैंने मशहूर जो फेमस वैल्यूज हैं जिनसे मेरा बार बार पाला पड़ना है, वो मैंने लिख के साइड पे रखी हुई। तो मैं z की वैल्यू 1.96 यहाँ जब पुट कर दूंगा z की जगह, तो मेरा 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा। और जब 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना होगा तो मैं इसकी जगह तो ये 2.576 निकाल दूंगा इस तरह से। अब 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल मींस, जब हम कहते हैं कि ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, इसका मतलब है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी कि उसने ओरिजिनल मीन को ट्रैप कर लिया है, लाइज इन दिस इंटरवल इज 0.95। इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ z, और z जब आप बढ़ाते हैं तो क्या होता है, जब आप z बढ़ाते हैं तो होता क्या है, z के बढ़ाने से आपका इंटरवल आपके x के गिर्द बढ़ना शुरू हो जाता है, और विड्थ ऑफ इंटरवल जब बढ़ती है तो प्रोबेबिलिटी कि आप ओरिजिनल म्यू को अपने आंसर के गिर्द ट्रैप कर लेंगे वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल का ये मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी कि ओरिजिनल मीन उसमें लाए करेगा वो 0.9 है। 95% confidence interval means that the probability that original mean lies in this interval is 0.95. Increasing the value of z increases the width of confidence interval and also increases the probability of trapping the true mean in this interval. ये थोड़ा probability of true mean being, यहाँ पर थोड़ी गलत, मैं इसको दोबारा rephrase कर देता हूँ कि increasing the value of z increases the width of confidence interval and also increases the probability of trapping the true mean in this interval. इस तरह से उसे लिखना है। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 7 पर आ जाए। अब width of confidence interval क्या होगा, x dash प्लस माइनस z अंडर स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर अंडर रूट, ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करें तो 2 टाइम्स z स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर अंडर रूट जो है n जो है वो विड्थ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल है। इंक्रीजिंग है, अगर आप एक बड़ा सैंपल यूज करते हैं, but taking large sample decreases the width of the confidence interval. n जब बड़ा हो जाएगा तो ये ओवरऑल वैल्यू कम होगी, और आपको पता है यही वैल्यू है जो x के साथ क्या हो रही है, ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो जब ये वाली वैल्यू जो है, ये z है, ये वाली वैल्यू कम हो, अगर ये वाली वैल्यू कम हो, मिसाल के तौर पर देखें, आप किसी चीज के बारे में लिखते हैं 50 प्लस माइनस 5, एक वैल्यू आप लिखते हैं 50 प्लस माइनस 1, ये वाली वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज है, ये वाली वैल्यू कम प्रिसाइज है। तो इसका मतलब है इंक्रीजिंग n, taking large sample decreases the width of confidence interval, making the answer or the value of x dash more precise. If population variances are known from the previous data or due to some other research, we do not have to worry about the sample size. ये क्या बात कर दी है? अच्छा, एक बात याद रखें स्टैटिस्टिक्स में ना बेटा, एक छोटा सा असूल याद रखें। मिसाल के तौर पर मैंने पहले भी एक दफा मिसाल दी थी कि ये 3 भाई हैं, उनकी उम्रें हैं 3 साल, 4 साल, 5 साल। अब इनकी एवरेज जो है वो है जनाब 4, और इनकी स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.67 उनकी एजेस की आपस में। 10 साल बाद इन भाइयों की उम्र होगी 13 साल, 14 साल, 15 साल, और इनकी एवरेज होगी 14 साल इनकी।
लेकिन इनकी स्टैंडर्ड एविएशन 0.67 हो। अच्छा, एक बात याद रखें कि ये फर्ज करें कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, विद द पैसेज ऑफ टाइम फर्ज करें ये जो कोई पॉपुलेशन है किसी कंट्री की, तो वो जो है ना उसमें वैल्यू बढ़ गई, उसकी एवरेज बढ़ गई, उसके पैटर्न्स थोड़े बढ़ गए, चेंज हो गए, तो एवरेजेस चेंज होती रहती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन स्टैंडर्ड एविएशंस हार्डली चेंज होती। डाटा अमूमन आगे पीछे शिफ्ट होता है, एवरेज चेंज होती है, लेकिन स्टैंडर्ड एविएशन नहीं चेंज होती। ये आप ये कैसे, मिसाल के तौर पर एक क्लास है, उसमें 3 लड़के हैं और एक लड़का 20% मार्क्स लेता है पेपर में, एक लड़का 40% मार्क्स लेता है पेपर में, एक लड़का अब 60% मार्क्स लेता है पेपर में। ये इनकी अब जाहिर है इनके एवरेज 40% है और इनकी आपस में एक स्टैंडर्ड एविएशन है इनके परफॉर्मेंस की। एक नया टीचर आया, उसने बड़ी मेहनत की इस क्लास के साथ, तो क्या होगा कि अगर 60% वाला 100% पे चला जाएगा तो 40% वाला 80% पे चला जाएगा और 20% वाला उठ के 60% पे चला जाएगा। क्लास की एवरेज परफॉर्मेंस चेंज हो जाएगी, मगर स्टैंडर्ड एविएशन नहीं चेंज होगी। तो स्टैंडर्ड एविएशन अमूमन पुराने सालों के सैंपल से दोबारा यूज की जा सकती है। पुराने सालों के रिसर्च की एवरेज नहीं चेंज होती, एवरेज नहीं यूज की जाती, लेकिन स्टैंडर्ड एविएशन चेंज की जा सकती है। और यह स्टैंडर्ड एविएशन किसी और मैकेनिज्म के जरिए अगर पता हो तो आप कोशिश करते हैं कि आपको पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड एविएशन पता हो और आप उसी को ही इस्तेमाल करें। और जब आपको स्टैंडर्ड एविएशन पॉपुलेशन की पता हो तो फिर आपको सैंपल साइज के बारे में इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए, ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल का आपने फार्मूला पढ़ा है, फिर आपको सैंपल साइज की कोई परवाह नहीं होती अगर आपको ये स्टैंडर्ड एविएशन पुराने रिजल्ट की पॉपुलेशन की पता हो, क्योंकि आपने इसमें जो स्टैंडर्ड एविएशन इस्तेमाल करनी है ये पॉपुलेशन की है। लेकिन अगर फर्ज करें किसी वजह से आपको ये स्टैंडर्ड एविएशन नहीं पता, किसी भी वजह से, और आपने इसे भी सैंपल वैल्यू से ही एस्टिमेट करना है, इफ वी हैव टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वेरिएंस फ्रॉम सैंपल डाटा, तो हमारे लिए एक, हमारे ऊपर एक पाबंदी है, वो ये है कि हमें फिर सैंपल साइज 30 से बड़ा लेना पड़ेगा। और सैंपल साइज 30 से बड़ा लेके बड़े सैंपल पे आप बेसल्स करेक्शन वाला वेरिएंस वाला फार्मूला इस्तेमाल करके आप सैंपल उधर से एस्टिमेट कर सकते हैं, और तब आपका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो फिर ये शेप ले लेगा। इसमें आप देखें कि इसमें और उसमें क्या फर्क है। इसमें ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये पॉपुलेशन की थी, और ये इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन वो है जो एस्टिमेटेड फ्रॉम सैंपल है, बेसल्स करेक्शन के मेथड अप्लाई करके जो स्टैंडर्ड डेविएशन आपने कैलकुलेट की। मगर जब आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर एक पाबंदी आ जाती है, और वो पाबंदी क्या है कि फिर सैंपल साइज 30 से बड़ा होना चाहिए। अगर सैंपल छोटा हो, 30 से छोटा हो, और ये भी ना पता हो कि वो क्या कहते हैं सैंपल वेरिएंस आपने कैसे एस्टिमेट करनी है, तो उसके लिए फिर हम एक और हम चीज यूज करेंगे, टी डिस्ट्रीब्यूशन उसे कहते हैं। टी डिस्ट्रीब्यूशन S2 में नहीं है, लेकिन अभी हम उसकी तरफ आते हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं और उसकी थ्योरी के बारे में भी बात करते हैं। अब देखें, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, S2 से लिया गया है। ये है जी, अ कंज्यूमर ग्रुप इंटरेस्टेड इन मीन फैट कंटेंट ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉसेजेस। कोई ग्रुप है, वो सॉसेजेस बना के बेचते हैं, तो वो इस चीज में इंटरेस्टेड है कि हमारी सॉसेजेस में टोटल फैट कितनी है। तो वो अपनी 20 सॉसेजेस उठाते हैं और उनको लेबोरेटरी में भेजकर उनका फैट कंटेंट चेक करने की कोशिश करते हैं। द परसेंटेज ऑफ फैट इन ईच सॉसेजेस इज एज फॉलोज, जो नीचे दी गई ये उनकी 20 सॉसेजेस की परसेंटेज फैट है। एक सॉसेज में 26% है, एक में 27% है। अच्छा, ये वैल्यूज खुद भी परसेंटेज की हैं। अब हम जो कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालेंगे वो भी होगा, जब हम कहते हैं 98% को ऑफ इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालें तो परसेंटेजेस का कॉन्फिडेंस इंटरवल। इससे घबराइए नहीं, मैं अभी करके दिखाता हूं। अब देखिए, इसमें आपको assume that the percentage of fat is normally distributed with the mean mu and the standard deviation is known to be 3। अब ये पुरानी standard deviation है जो कुछ पुराने सैंपल से अवेलेबल है, ठीक है। हमने इसका सैंपल मीन निकाल लिया x डैश, हमने क्या किया 26 प्लस 27, ये सारी वैल्यूज लिखी 35 तक, और इसको फिर हमने 20 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 31, ठीक है। अब चूंकि उसने 98% का कहा है कॉन्फिडेंस इंटरवल का, तो मेरे पास वो एक टेबल बना हुआ पड़ा हुआ है। मुझे पता है कि जनाब 98% का जो Z होता है, 98% का Z जो है वो -2.326 और +2.326 है, तो मैं उसे को इस्तेमाल करूंगा।
अब मैं यहाँ पर फार्मूला लिखता हूँ। फार्मूला क्या है कॉन्फिडेंस इंटरवल का? ये वाला फार्मूला है, z स्टैंडर्ड एविएशन ओवर अंडर रूट n। तो 31 प्लस माइनस z की वैल्यू क्या ली है मैंने 98% की, पेपर से 2.326, और स्टैंडर्ड एविएशन 3 मुझे नॉन है, सैंपल साइज मेरा 20 है। तो मैं इस तरह से करके अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट कर सकता हूं। मैं ऐसा करता हूं तो इसकी वैल्यू भी वर्कआउट कर लेता हूं। इसकी वैल्यू क्या आती है? 2.326 into 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 20, तो ये बन गया जनाब 3.12। मेरा आंसर बन जाएगा 31 प्लस माइनस 3.12। इसको मतलब है कि इसकी जो लोअर वैल्यू है वो क्या है? लोएस्ट वैल्यू होगी 31 माइनस 3.12, ये हो गया जनाब 27.88 से लेके 34.12। इसकी मतलब 98% सॉसेजेस का फैट कंटेंट जो है वो 27.88% से लेके 34.12% तक है। ये कंपनी दावे से कह सकती है कि जी हम जो सॉसेजेस बनाते हैं उसका फैट कंटेंट 35% से ज्यादा नहीं है, क्योंकि 98 तो उनकी जो है वो 34 तक ही रहती है। अब देखिए इससे कनेक्टेड क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं। वो कहता है जी कि मैं ना कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो थोड़ा प्रिसाइज आंसर अगर कोट करना चाहूँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस इंटरवल ऐसा रखना चाहूँ कि उसकी जो विड्थ है वो मैं 2 से ज्यादा नहीं रखना चाहता। अभी आपने पढ़ा था, अभी जस्ट आपने यहाँ पढ़ा था कि विड्थ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, जो 2 टाइम्स द z स्टैंडर्ड एविएशन ओवर अंडर रूट n है। तो उसकी वैल्यू आप विड्थ ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल बनती है जनाब आपकी ट्वाइस ऑफ 2z स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ अंडर रूट n। अब वो कहते हैं कि इस विड्थ को आप 2 के ही बराबर रखना चाहते हैं। If we want to keep the width of confidence interval up till 2, what will be the level of confidence? फिर आपको कितने परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल कहलाएगा? ये 2 इस 2 से कट गया तो z टाइम्स द स्टैंडर्ड एविएशन ओवर अंडर रूट n आपका 1 आ गया। ठीक है, अब स्टैंडर्ड एविएशन 3 है जो पुरानी पॉपुलेशन से आपको पहले से दी हुई है, 20 ये है, तो 1 आपने z की वैल्यू निकाली वो 1.491 आ गया। ठीक है, अब आपने इसको ऐसे करके यूं क्या कहते हैं, इधर 1.491 यहाँ आ गया, z की वैल्यू यहाँ -4.91 आ गया। आपने पीछे टेबल पे देखा 1.4 और 9 देखा, यहाँ देखा तो आपकी वैल्यू आई 0.9319, और वो आगे जाकर 1 को देखा तो उसके नीचे भी 1 लिखा, उस 1 को यहाँ ऐड कर दिया, आपके पास आंसर आ गया 0.932। आप कह सकते हैं कि ये जो एरिया है ये 0.932, अगर ये 0.932 है तो जो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल जिसकी विड्थ 2 हो, जिसे आप यूं करके कोट कर सकें, वो एक्चुअली 93.2% कॉन्फिडेंस इंटरवल कहलाएगा। 93.2% कहां से? इससे, इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप ये चीज देखो कि आप कह सकते हैं जनाब कि हमारी सॉसेजेस जो हैं उनमें से 93.2% जो हैं वो 31 प्लस माइनस 2 उनका परसेंट फैट कॉन्टेक्ट है, क्योंकि ये वैल्यू खुद भी 1% है। 31 प्लस माइनस 2% फैट कंटेंट रखती हैं हमारी 93.2% सॉसेजेस। अच्छा, अब एक बात और है, इसी क्वेश्चन को देखें एक और तरीके से देख लेते हैं। हम चाहते हैं कि विड्थ तो 2 ही रहे लेकिन कॉन्फिडेंस इंटरवल 98% ही कहलाए, तो फिर क्या करना चाहिए हमें? फिर अगर आपको भी मैंने बताया था कि प्रिसाइज आंसर अगर आपको चाहिए तो फिर आपको सैंपल साइज बढ़ाना पड़ता है। एक तरफ आपका दिल है कि आपकी विड्थ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल 2 ही रहे और प्लस आप 98% ही यूज करना चाहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल, आप बोस्ट करना चाहते हैं कि 98% ही रहे, और z आप 2.326 ही डालना चाह रहे हैं, तो यहाँ z की वैल्यू 2.326 पुट कर दें। स्टैंडर्ड एविएशन आपको पता है 3 है, अंडर रूट n इज इक्वल टू 2। अब आप इसे हल करें तो आपके पास अंडर रूट n की एक वैल्यू आ जाएगी और वो होगी जनाब आपकी, आप मल्टीप्लाई करके देख लें, वो रफली 6.9785 के करीब आती है। आप इसको स्क्वायर करें तो आपके पास जो वैल्यूज आ गई वो आती है जनाब 48.7। ये थोड़ा सा, तो इसको आप 49 कर, इसका मतलब है आप 49 सॉसेजेस उठाते
और उनका एक एवरेज कैलकुलेट करते, तो फिर आपके पास जो विड्थ उसकी जो विड्थ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो प्लस में जो भी उसकी एवरेज आती, एवरेज की वैल्यू तो मुझे नहीं पता, लेकिन प्लस माइनस यहाँ 2 आएगा, प्लस माइनस यहाँ 1 आएगा, ताकि विड्थ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो जो है वो 2 होगी। और आप आराम से कह सकते हैं कि जनाब 98% सॉसेजेस का जो फैट कंटेंट है वो इतने परसेंट के अंदर लाए करता है। अब यहां पर आ जाता है जी कि हाउ विल द कॉन्फिडेंस इंटरवल बी फाउंड इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3 इज नॉट गिवन एंड वी हैव टू एस्टिमेट इट फ्रॉम द सैंपल, व्हाट एडिशनल असम्पशन विल बी रिक्वायर्ड। बेटा यहां से ये टी टेस्ट एंटर होता है इस हमारे इस नॉलेज में, गुफ्तगू में, और ये जाहिर है ये वाला जो पार्ट है ये इस पेपर का नहीं है, ये मैंने खुद से अभी एंटर करवाया, क्वेश्चन एडिशनली टाइप करवाया इसका। आए जरा अब थोड़ी सी बातें टी टाइप टेस्ट के बारे में पढ़ें कि टी टेस्ट क्या है। तो बेटा एक बंदा था, उसका नाम था विलियम गोसेट। विलियम गोसेट ने एक बात की, और वो क्या बात की वही हम डिस्कस करने लगे। वो ये है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें मीन मीडियन मोड एक ही चीज होता है, सिमेट्रिक डाटा होता है, उसकी कोई स्क्यूनेस नहीं होती। और उसका जब Z1 और -1 हो, यानी विद इन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन हो, तो उसमें अगर आप फाई ऑफ Z1 माइनस फाई ऑफ Z -1 करें, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 0.6826 आएगा। 68.26% वैल्यूज लाए विद इन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन। और आप जब यहाँ Z की वैल्यू 2 लें और -2 लें, तो ये वाला एरिया आता है 0.9544। इसका मतलब है 95.44% वैल्यूज lie within the 2 standard deviation of mean according to the model made by normal distribution। या कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, आपको पता है इसको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, ये कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने बनाई थी। तो वो जो वैल्यूज हैं, उसका मतलब है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन है वो बड़ा पिवटल पोजीशन का हामिल है। 68% ऑफ द वैल्यूज जो हैं, 68.26% उसकी विद इन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन के अंदर ही लाई करती है। यानी म्यू म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन और म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन में के अंदर 68% वैल्यूज लाई करती है। आपको पता है कि म्यू वैसे भी सेंटर में होता है। इस सिस्टम के अंदर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन और मीडियन सेम है, तो इसका मतलब है मीन मिडल में है, मीन मिडल में भी है। और इतना अहमियत का हामिल है कि 68.26% डाटा या अप्रोक्सीमेटली 68% डाटा जो है वो उसके विद इन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन है, और 95.44 या 95% डाटा विद इन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन में लाए करता है। इसका मतलब है कि सारी चीजें मीन के गिर्द इकट्ठी हो रही हैं, मीन बड़ी पिवटल पोजीशन में है लाए करता। इस तरह यहाँ बनाया गया और फिर यहाँ बनाया गया, और फिर अगर आप Z3 और -3 लें तो Z की वैल्यू 0.99 यहाँ एरिया की वैल्यू आती है। इसका मतलब है 99.72% ऑफ द डाटा जो होता है वो विद इन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन के अंदर आ जाता है। तो इसका मतलब है कि इन लार्ज सैंपल एवरेज कैरीज ग्रेट इंपॉर्टेंस। ठीक है, विलियम गोसेट ने ये आर्ग्यू किया कि छोटे सैंपल के मीन को इतनी इज्जत नहीं मिलनी चाहिए। William Gossett argued that mean of small sample should not enjoy this respect। उसका कहना यह था कि छोटे सैंपल के बारे में आप ये बात मत कहें कि 68.26% वैल्यूज जो हैं they lie within 1 standard deviation of mean and 95.44% values lie within 2 standard deviation of mean। क्योंकि उसने कहा कि छोटे सैंपल के मीन को पॉपुलेशन का मीन नहीं डिक्लेयर किया जा सकता, या उससे ये इज्जत नहीं दी जा सकती। उसने कहा कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है। ये कर्व आप देखें कि इसकी टेल्स काफी थिन है। टेल्स इसकी थिन इसलिए हैं कि ज्यादातर डाटा सेंटर में मीन की तरफ कंसंट्रेटेड है। उसने अपने नए कर्व बनाए। उसने कहा स्मॉल सैंपल के ऊपर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ मत लगाए, ये उसका कहना था। ये उसकी आर्गुमेंट थी कि उसने कहा कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो आपने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बनाया हुआ है, जो ये 68, 95, 99.72 वाली बातें करता है कि जनाब 68% of the data lies within 1 standard deviation of mean and 95.44% of the data lies within 2 standard deviation of mean, ये रिस्पेक्ट जो है छोटे सैंपल के मीन को नहीं मिलनी चाहिए।
और छोटे सैंपल के मीन के लिए उसने इस तरह के कर्व्स बनाए, थोड़े से वो जरा फ्लैटर कर्व्स थे, उनकी टेल में एरिया ज्यादा था, वो थिन नहीं होते थे, इस तरह के कर्व्स थे। और उसने फिर हर सैंपल साइज के अलहदा बनाए, यानी n इज इक्वल टू 5 के लिए इधर शायद बनाया, और n इज इक्वल टू 10 के लिए इस तरह बनाया, n इज इक्वल टू 15 के लिए इस तरह बनाया, और n इज इक्वल टू 120 के करीब जाकर उसके कर्व दोबारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व के बराबर होना शुरू हो जाते थे। तो उसने कहा जी कि यूं उसने मतलब टेल्स पे ज्यादा थिक कर दिया, उसने कहा कि जी छोटे सैंपल के मीन को ये 68 और 95 वाली इज्जत नहीं मिलनी चाहिए, और उसने एक अपना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बनाया जो कि यहाँ मैं आपके सामने लिख रहा हूँ ये वाला। अब इसमें देखिए, इसमें एक नोटेशंस इस्तेमाल हुई हैं, ये वाली नोटेशंस आपने कभी पहले नहीं पढ़ी होंगी, तो इसका मतलब ये है कि ये एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जिसे फिलहाल हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसकी मीन मीडियन मोड वही थे जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन मीडियन मोड थे, मगर उसके अंदर और 3-4 बातें आ रही थी। इसमें जो न्यू है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। न्यू जो है वो n-1 के बराबर है, n इसमें सैंपल ऑफ साइज है। डिग्री ऑफ फ्रीडम से मुराद ये है कि जितना सैंपल साइज बड़ा होगा, जितना सैंपल साइज बड़ा होगा उतने आपको फ्रीडम मिलेगी कि आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज यूज करें। तो इसका मतलब है कि डिग्री ऑफ, जितना सैंपल साइज छोटा होगा उतना आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कम होगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 के बराबर है, सैंपल साइज से एक कम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जब कम होगी तो आपका जो कर्व है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बराबर नहीं होगा। आप मजबूर हैं कि आप ये टी कर्व इस्तेमाल करें, और इसलिए इस्तेमाल करें कि छोटे सैंपल के मीन को 68, 95, 99 या 90, 100 वाली वो रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती। तो वो कर्व इस तरह के फ्लैटरर कर्व्स हैं जिनकी टेल पे बहुत ज्यादा वैल्यूज हैं। इसकी वजह ये होगी, इससे ये होगा कि सेम प्रोबेबिलिटी के लिए z की वैल्यूज की निस्बत t की वैल्यूज जरा ज्यादा होंगी। इसे टी डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए कहते हैं कि विलियम गॉसेट जब ये रिसर्च कर रहा था, वो जिस कंपनी का डाटा यूज करके ये रिसर्च पेपर लिख रहा था, वो उस कंपनी की इजाजत नहीं थी उसे कि वो उस कंपनी का डाटा इस्तेमाल करके अपना कोई रिसर्च वर्क पब्लिश करे। तो उसने एक सूडो नेम के साथ टी स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से उसने ये रिसर्च पब्लिश कराई, और यूं करके उसने ये बना लिए कर्व। ठीक है, अब थोड़ी सी बात हम कर देते हैं कि z का जो कर्व होता है इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, z की वैल्यूज होती हैं और एरिया होता है। z की वैल्यू पता है यहाँ और यहाँ लिखी होती है। z की वैल्यू पता हो तो आप एरिया प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी पता हो तो z की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये दोनों काम आप कर सकते हैं। लेकिन टी डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि टी डिस्ट्रीब्यूशन एक कर्व के लिए नहीं बनाई गई थी, n इज इक्वल टू 5 के लिए अलग बनाई गई, n इज इक्वल टू 6 के लिए अलग बनाई गई, n इज इक्वल टू 7 के लिए अलग बनाई गई। इसका मतलब है कि वो सैंपल साइज हर सैंपल साइज के लिए अलहदा बनाई गई। तो सैंपल साइज में बजाय n इस्तेमाल होने के, जिस तरह वो आपने पढ़ा है ना n-1 आप यूज करते थे उसमें बेसल्स करेक्शन में, बिल्कुल इसी तरह से इसमें भी आपने n-1 को इम्पोर्टेंस देनी है। तो n-1 की इम्पोर्टेंस की वजह से ये n-1 का अपना एक सादा नाम बना दिया उन्होंने, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज करके वो टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस्तेमाल होती है। अच्छा जी, ये उसका टी का टेबल है आपके पास। इसमें एक बात है, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, 2, 3, 4, 5, 6 से शुरू हो रही है। इसका मतलब है कि सैंपल साइज आपका स्मॉलेस्ट सैंपल साइज n इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 2 के लिए उसने अलहदा से वैल्यूज वर्कआउट की, n इज इक्वल टू 3 के लिए अलहदा, n इज इक्वल टू 4 के लिए अलहदा। इस टेबल में आपको n इज इक्वल टू 30 तक सारी वैल्यूज, सैंपल साइज जब तक 31 हो, क्योंकि जब सैंपल साइज 31 होगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 होती है, तो आपको 31 सैंपल साइज तक डायरेक्ट वैल्यूज मिलती रहेंगी यहाँ पर सारी। इसमें और z के टेबल में इतना फर्क है कि z के टेबल में प्रोबेबिलिटी इधर एरिया की शक्ल में यहाँ मौजूद थी और z की वैल्यूज यहाँ थी। टी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जो प्रोबेबिलिटी यहाँ लिखी हुई है, टी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में प्रोबेबिलिटी यहाँ लिखी हुई है और डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ लिखी हुई है जो कि n-1 के बराबर है। ज़ाहिर डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप सैंपल साइज ही समझे, और सैंपल साइज का बड़ा होना जब n-120 के करीब कहीं पहुंच जाता है तो टी का जो कर्व था वो ऑलमोस्ट जाकर मैच कर जाता है ओरिजिनल z के वैल्यूज के करीब के बराबर होना शुरू हो जाता है। वो इस तरह बेहतर होता चला जाता है और आप फ्री उतने ही आप फ्री होते चले जाते हैं कि आप आराम से z की वैल्यूज इस्तेमाल कर सकें।
तो टी, अच्छा उसमें z के टेबल में आपके पास या z की वैल्यूज थी या एरिया था? z पता हो तो एरिया निकाल लेते थे, एरिया पता हो तो z निकाल लेते थे। लेकिन इसमें तीन चीजें हैं कि आपने प्रोबेबिलिटी भी देखनी है, टी की वैल्यूज भी निकालनी है जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी देखनी है। और इसमें प्रोबेबिलिटी ऊपर दी हुई है और डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ दी हुई है और टी की वैल्यूज अंदर दी है। यानी उसमें जो z के टेबल में जो यहाँ वैल्यूज दी थी z की, वो यहाँ t की वैल्यूज जो है वो इधर अंदर इस तरह इधर दी। अब और वैल्यूज ऑफ टी आर ऑलवेज बिगर देन z वैल्यूज फॉर एनी प्रोबेबिलिटी वैल्यू। अब आए देखते हैं हम इसको इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, हाउ आर वी आर गोइंग टू यूज टू मेक अ कॉन्फिडेंस इंटरवल, जो हम क्या कहते हैं उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसको दोबारा हम उस तक जाते हैं। क्वेश्चन कहाँ था जनाब? क्वेश्चन कहाँ है जी? ये क्वेश्चन है। यहाँ हमने पढ़ा कि जी हमें टी टेस्ट करना पड़ेगा इसका, लेकिन इसमें हमारे पास सैंपल साइज स्मॉल है, सैंपल साइज 20 है और 20 का सैंपल साइज है, और इस पर आप जो है वो करेंगे, इस पर अप्लाई करेंगे क्या नाम है, बेसल्स करेक्शन वाला, वेरिएंस वाला फार्मूला अप्लाई करके यह वाली वैल्यूज पहले वर्कआउट करेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसके ऊपर सिग्मा एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया। सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या था? 26 स्क्वायर, 27 स्क्वायर, वो जो भी वैल्यूज थी सारों के स्क्वायर इकट्ठे किए, आखिरी वैल्यू 35 स्क्वायर थी, तो वो हमारे पास आंसर आ गया 19,368। और फिर हमने वो सैंपल वेरिएंस का फार्मूला लगाया, कौन से वाला? ये वाला जिसमें बेसल्स करेक्शन यूज की गई थी, n-1 वाली, वो लगाकर हमारे पास एस स्क्वायर की वैल्यू आ गई 7.7895 और स्टैंडर्ड एविएशन की वैल्यू एस्टिमेटेड फ्रॉम सैंपल वैल्यूज ये आ। ठीक है, अब मैं टी के टेबल में चला गया। टी के टेबल में चूंकि मैंने 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना था, तो टी का जो टेबल है वो इस तरह का बना हुआ है। उसमें देखें जो एरिया शेड हुआ है वो यू शेड हुआ। इसका मतलब ये है कि वो जो वैल्यूज देता है वो यू वैल्यूज देता है। अब मुझे 98% चाहिए, तो मुझे तो चाहिए ना कि मेरा ये वाला एरिया जो है वो 0.98 हो। ठीक है, इसके इस तरफ वाला एरिया 0.01 होगा और इसके इस तरफ वाला एरिया 0.01 होगा। तो मैं कौन सा आंसर देख, मैं ये यहाँ से यहाँ तक मैंने देखना है, 0.99 को देखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 0.99 को देखा और यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम में 19 को देखा, क्योंकि n-1 मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वो सैंपल साइज की बेसल करेक्शन कह लें आप उसे। तो वो जब मैंने देखा 19 के ऊपर, ये देखिए मैं ऊपर लिखा हुआ है क्रिटिकल वैल्यूज फॉर द टी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये यूं वो बना हुआ, तो 0.99 का कॉलम मैंने देख लिया जहां 0.99 था। ठीक है, अगर आपको नजर ना आ रहा हो तो मैं ये थोड़ा ऊपर करके आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ से मैंने एन डिग्री ऑफ फ्रीडम 19 देखी, यहाँ z की वैल्यू आई मेरी 2.5, z की नहीं t की वैल्यू आई 2.539। इसको लिखने का तरीका ये होता है, t α/2 करके से लिखते हैं। ठीक है ना, अल्फा यहाँ क्या है? अगर आप 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात कर रहे हैं तो आपका अल्फा 2% है, और α/2 यानी 1%। 1% कौन सा एरिया? ये वाला एरिया, इससे रेफर करते हैं इसे। ये आपका वैल्यू बन गई 2.539। ठीक है, अब मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या बनेगा? x डैश प्लस माइनस, जहां z आता था वहां t आएगा, और t के साथ एक छोटा सा सबस्क्रिप्ट आएगा α/2, स्टैंडर्ड एविएशन एस्टिमेटेड फ्रॉम सैंपल √n। अच्छा जी, अब एक बात याद रखें कि टी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या चीज? टी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक सब टॉपिक है। टी डिस्ट्रीब्यूशन आप तब लगा सकते हैं कि जब ओरिजिनल जो क्या कहते हैं पॉपुलेशन है वो नॉर्मल है, और अगर ओरिजिनल पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं है तो टी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगेगी। अब सैंपल एवरेज आप पहले कैलकुलेट करें 31 आ चुकी थी, टी की वैल्यू आपने टेबल से नोट की 2.539 है, और आप नोट करें कि फॉर द सेम सैंपल साइज n = 20 के लिए टी की वैल्यू 2.539 है। प्रीवियसली जब आप 98% z की वैल्यू निकाल रहे थे तो z की वैल्यू 2.326 थी, तो t की वैल्यू हमेशा उससे ज्यादा ही होगी,
और उससे बहुत ज्यादा नहीं होगी, थोड़ी सी ज्यादा होगी। और स्टैंडर्ड एविएशन आपने अभी कैलकुलेट की 2.791 और अंडर रूट एन आप कर लें, एन की वैल्यू आपकी बन गई यहाँ पर 20। इस तरह से आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला। अब जब आप S2 के पेपरों से प्रैक्टिस करेंगे उसमें आपको टी टेस्ट नहीं मिलेगा या टी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगी। टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपको आगे आपके नॉर्मल मैथ के पेपर में मिलेगी। अभी मैंने इसको इसलिए सिर्फ साथ पढ़ा दिया है, इसलिए साथ पढ़ा दिया है कि ये भी बुनियादी तौर पर उसी तरह है विद माइनर डिफरेंस। इस तरह कोई बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं था इसके नॉलेज में। और एक आखिरी चीज जो मैं पढ़ाना पसंद करूंगा, हमने एक सैंपल प्रोपोर्शन की बातें भी की थी, तो उसको भी थोड़ा देख लेते हैं कि सैंपल प्रोपोर्शन का मामला कहां तक पहुंचा था। जी, आपको याद है हमने कुछ सैंपल प्रोपोर्शन की बातें भी की थी कि पी क्यू एक कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने पढ़ा था। एक सैंपल प्रोपोर्शन पर भी हमने एक वीडियो लेस लेक्चर या नोट्स भेजे गए थे जिसमें आपको बताया था कि सैंपल प्रोपोर्शन जो है वो सैंपल की प्रोपोर्शन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अराउंड ओरिजिनल प्रोपोर्शन विद पी क्यू ओवर एन, और उसकी मैंने आपको वीडियो नहीं भेजी थी। बस उसी नॉलेज को इस्तेमाल करके इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल इस तरह का बन जाएगा। और ये एक एस्टिमेटेड वैल्यूज होती हैं इसकी भी। तो अब यहाँ पर हम अपने लेक्चर को खत्म करते हैं। इससे रिलेटेड इसका भी कोई 2-3 क्वेश्चंस मैं अभी जो नोट्स आपको सेंड करूंगा उसमें आ रहे हैं, इसके भी क्वेश्चंस हल हुए हुए।